मेरा एक कज़न है, वो अराउंड 23 इयर्स ओल्ड का है। तो वो बहुत ही बोलता है कि मुझे यार 25-26 तक फटाफट मैरिज कर लेना है। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों, तुम मैरिज क्यों करना चाहते हो? वो बोलते हैं एक तो हमारे फैमिली में बोल रहे हैं कि जल्दी से 25-26 तक शादी कर लो, और सेकेंडली वो फिल्मों से आया हुआ है कि कोई एक पार्टनर होनी चाहिए, कोई एक लाइफ में सोलमेट होनी चाहिए, तो वो मिल जाएगी तो मैं आगे जाके सेटल हो जाऊंगा। तो ये जो जितने भी हमारे रीजंस हैं मैरिज करने के, एक तो आते हैं बॉलीवुड से। बॉलीवुड में हमने देखा है कि पार्टनर फॉर लाइफ, सोलमेट, उसमें दिखाया गया है कि एक्टर्स लोगों को कि अगर तुमको अगर लड़की मिल जाती है तो तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा। कोई भी बॉलीवुड मूवी में आप देख लो, एक यंग लड़का सिर्फ लड़की के पीछे ही भागता है, तो बॉलीवुड से आया हुआ है। और एक सोशल कंडीशनिंग हो रखी है जिसमें बोला जाता है कि जल्दी से सेटल हो जाओ, नहीं तो एज निकल जाएगी, एक पर्टिकुलर एज तक मैरिज कर लेना चाहिए, आगे क्या होगा, जल्दी लड़की नहीं मिलेगी। तो ये जो फियर मॉन्गरिंग और सोशल बिलीफ सिस्टम है इंडिया के, इसके वजह से ही आज 24, 25, 26, 27 में लड़के शादी करते हैं। और उनको बेसिक यही रीजंस होता है शादी करने का। जो पर शादी के जो डार्क साइड्स हैं, जो ये तो आपने अच्छे अच्छे साइड देख लिए, क्योंकि देखिए मूवीज़ में शादी तक ही दिखाया जाता है। शादी के बाद की जो भी डार्क साइड्स पे ज़्यादा मूवीज़ बनती नहीं है, क्योंकि ऑल मूवीज़ एंड हैप्पीली, कि लड़का लड़की को चेस किया, लड़की मिल गई, उसके बाद मूवीज़ एंड हो गए। पर शादी के बाद का जो जो डार्क साइड्स है, उसको भी अगर आप एनालिसिस कर लें और फिर आप देखें कि हाँ कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप डिसाइड कर सकें। तो एक एक करके इस वीडियो में जो जो इम्पोर्टेंट डार्क साइड्स एक लड़के को ध्यान रखना चाहिए मैरिज के पहले, वो मैं बता देता हूँ। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला जो डार्क साइड है मैरिज का, इट इज़ अ वन वे डोर। ठीक है, इंडिया में सपोज आपने अरेंज मैरिज कर ली, ठीक है, आपके पेरेंट्स वालों ने लड़की देख ली, बेसिक एनालिसिस कर लिया कि हाँ लड़की अच्छे घर की है, उसके थोड़े बहुत आपने एक दो दोस्तों से बात कर लिया, आपने मैरिज कर ली। अब क्या हो गया, अब शादी में घुसने के बाद बहुत कुछ आपको रिवील होने लगा कि लड़की में ये प्रॉब्लम है, लड़की के फैमिली में प्रॉब्लम है, लड़की के भाई के ऊपर लोन है जो लड़की बोल रही है कि आप चुका दो। तो ये सारे सारे जो पर्दे शादी के बाद खुलने लगे। अब क्या होता है कि आप निकल नहीं सकते, इट इज़ अ वन वे डोर। मतलब आपको अगर ये पता चला मैरिज के बाद, तो आप निकल नहीं सकते। वो जो अतुल सुभाष का केस हुआ था, उसमें क्या हो रहा था, वाइफ उसको एक्सटॉर्ट कर रही थी, बोल रही थी कि मेरे भाई का बिजनेस है, तुम पैसा दो। वो दे रहा था क्योंकि उसको अंदर डर था कि मैं निकल नहीं सकता। लेकिन जब उसने डिवोर्स मारा, तो अब देखिए उसके संग कितना लंबा प्रोसेस हुआ। क्योंकि आज घुसना इंडियन सोसाइटी में क्या है ना, मैरिज में एंट्री बाय चॉइस है, एग्जिट के लिए सोसाइटी आ जाएगा, लॉ आ जाएगा आपके लाइफ में। तो आप क्या अपने लाइफ में एक लॉ, क्योंकि देखिए शादी मतलब क्या होता है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, ठीक है, बोलते हैं ना फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो हर चीज़ में आप देखते हो इन लॉ आ जाते हैं। इन लॉ मतलब क्या, आपने जो शादी करी, आपने जो रिलेशनशिप बनाया, अब लॉ से इन्फोर्स्ड है। अब आप इसको एग्जिट नहीं कर सकते, लड़की जैसी भी है आपको रहना पड़ेगा। और अगर आपको निकलना है तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, मतलब इतना इजी नहीं है। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में घुस ही क्यों रहे हो जहाँ एंट्री फीस भी देनी पड़ रही है और एग्जिट फीस भी देनी पड़ रही है। एंट्री फीस क्या है, आपको ताम झाम करना पड़ेगा, समाज में लोगों को बुलाना पड़ेगा, 500 1000 लोगों को खिलाना पड़ेगा, समाज से परमिशन लेना पड़ेगा, अरे भाई मुझे अलाउ करो, मैं लड़की के संग रहना चाहता हूँ। तो एंट्री फीस गई आपकी 20-30 लाख रुपए। और एग्जिट फीस भी बहुत बड़ा है, वो तो माने आपका टाइम, एनर्जी, पैसा, वो भी चला जाएगा। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन में घुसना जहाँ पे एंट्री फीस भी है, एग्जिट फीस भी है, और लाइफ टाइम अगर मुझे निकलना है तो मैं हमेशा एक डर में रहूँगा कि कल को मेरे पे केस नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। तो हमेशा ऐसा डर में जीने से बेटर है आप करते ही क्यों हो। तो मतलब मैरिज इज़ अ वन वे डोर, मतलब ये वन ऑफ द डार्क साइड्स ऑफ मैरिज है। सेकंड क्या है, मैरिज में लॉट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम इनटू पिक्चर, जो आपको कोई बताता नहीं है। देखिए, आप जॉब करते हो, पैसा बनाते हो, आप पैसा बनाना आपका वन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि आपको फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है। तो जब आप मैरिज करते हो तो आप
एज अ हस्बैंड बन जाते हो, फिर आगे जाके फादर बन जाते हो, फिर सन इन लॉ भी हो जाते हो, ठीक है। तो आपके वाइफ के साइड के भी सारे रिश्ते आपके हो जाते हैं और अपने रिश्ते भी आपको निभाने हैं। तो आप बैठे बैठे अपने जीवन में इतने रिलेशनशिप्स ऐड करते हो और इन रिलेशनशिप्स का भी टेंशन आपके लाइफ में। आप देखा करोगे मैरिज वाले का लाइफ में हमेशा अपना तो टेंशन है ही, बीवी बच्चा का, बीवी का फैमिली का भी टेंशन आजकल लेना पड़ता है। तो मतलब बीवी की माँ को भी कुछ हो गया तो आपको जाके देखना पड़ेगा। बैठे बैठे अपने जीवन में ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले आते हो और आपको आरओआई कुछ नहीं मिलता। मतलब बैठे बैठे आपको इतनी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है और आपको पैसा भी नहीं मिल रहा। आप ऐसा सोचो ना, मतलब आप जॉब पे गए, आपको मैनेजर बोल रहा है कल से आपको ये 4 लोगों का काम करना है, लेकिन मैं तुझे सैलरी बढ़ा के नहीं दूंगा, तेरे को जो सैलरी मिल रही है उतनी ही मिलेगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वैसी ही है, आपको अपने मम्मी पापा का तो प्रोवाइड करना ही है, वो आपका वन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बैठे बैठे अब वाइफ का, चिल्ड्रन का, वाइफ के पेरेंट्स का, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगा। तो आपको इन लोगों का भी प्रोवाइडर बनना है, इनके फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर। और एक चीज़ देख लीजिए, आजकल के टाइम में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, अपना खुद का सर्वाइवल ही एट स्टेक है। आप बैठे बैठे ये 7-8 लोगों का जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हो, तो आप सोचो आप कहाँ जाओगे। और लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। लोग धक्के खा के घर आते हैं तो अंदर वाइफ चिल्लाती है मेरे लिए तुमने क्या किया, बच्चे बोलते हैं बाबा आपने अच्छा फ़ोन लेके नहीं दिया। तो एटीएम मशीन बन के रह जाओगे। लाइफ टाइम आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बच्चे भी आपको 30 साल तक प्रोवाइड करने हैं, तब तक आप बचोगे कि नहीं बचोगे गारंटी नहीं है। और वाइफ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टिल 70 टिल डेथ आपको निभाना है। वो बीमार पड़े नहीं मरे, उसके पेरेंट्स बीमार पड़े नहीं पड़े, वो आपको निभाना है। तो आप सोचो इतना जिम्मेदारी अब अपने ऊपर ले रहे हो और रिटर्न में आपको कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा और गाली खानी भी पड़ती है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई नहीं बैठाता, मतलब बैठे बैठे अब अकेले से पेरेंट्स का तो आ ही रहा था आपके ऊपर, क्योंकि उनका तो लेना ही है आपको। उनका चलो फिर भी मैं मानता हूँ, उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको निभाना चाहिए। लेकिन इन लोगों का क्या, वाइफ के पेरेंट्स का, वाइफ का, ये सब तो आपको लाइफ में तो आप सिर्फ एक अट्रैक्शन के बेसिस पे घुस रहे हो। वाइफ से जो आप मैरिज कर रहे हो वो तो बेस्ड ऑन सर्टेन अट्रैक्शन एंड फीलिंग है, पर उसका लाइफ टाइम का जिम्मेदारी आप अपने पे ले रहे हो, उसके पेरेंट्स का जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले रहे हो। तो लड़की सोच रही है कि ये मेरा, अभी देखिए पहले क्या होता था, पहले लड़की के भाई होते थे तो लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी निकल जाता था, भाई देख लेता था। अब जैसे मेरी मम्मी है तो मेरी नानी की जिम्मेदारी मेरे मामा, 2 मामा थे, उन्होंने निभा दी, तो मेरे पापा पे उतना प्रेशर नहीं आया। आजकल क्या सिंगल डॉटर्स होती है, तो सोचो वो उनके पेरेंट्स का भी, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ आधे टाइम सास का तबीयत खराब, ससुर, मम्मी पापा से सास ससुर का तबीयत खराब का टेंशन वो अपने लाइफ में पाल रखे हैं। तो अपने बैठे बैठे जॉब का टेंशन है आपके ऊपर, पैसा बनाना है, बैठे बैठे सास ससुर साले ये सब का टेंशन आपके लाइफ में आ जाएगा और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप निभाओ, क्योंकि आप सन इन लॉ हो गए, आपको आपके बेटे बन गए। लॉ बोल रहा है तुम सन इन लॉ हो, तो मैंने लॉ आपको बोल रहा है कि अब तुम्हारा जो सन, तुम अपने पेरेंट्स के खिलाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको इनके खिलाफ निभाना पड़ेगा। तो ये डार्क रियलिटी आपको कोई नहीं बताता। ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अट्रैक्शन विल फेड ओवर टाइम। मैरिज में जब आप घुसते हो, मोस्टली अरेंज मैरिज या लव मैरिज में, तो 25-26 में जब आप घुसते हो तो एक बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वो एवोल्यूशनरी हॉर्मोन्स है। उसके कारण की वजह से क्या होता है, आपको अपोजिट पार्टनर के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। क्योंकि देखिए नेचर क्या चाहता है, आप लड़का लड़की अट्रैक्ट हो, मेट करो, रिप्रोड्यूस करो, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनाया है। और वो अट्रैक्शन परमानेंट नहीं रहता है। जैसे ही आप मैरिज करते हो, आप घूमते हो फिरते हो, जितना आप संग रहोगे, आप एक चीज़ मान के रखो, जितनी कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा अपने संग रखोगे ना, वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप नई गाड़ी लेते हो, आप बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हो, आप उसका ध्यान रखते हो। आफ्टर 6-7 मंथ्स 1 ईयर आप देखो ना, उस गाड़ी को आप भूल जाते हो, क्योंकि आप रोज़ चला रहे हो, आपका उससे अट्रैक्शन ख़त्म हो गया। तो ह्यूमन डिज़ायर ऐसे ही ऑपरेट करता है। तो जो लड़की आपको आज अच्छी लग रही है, क्योंकि नई है, अट्रैक्शन, जब आप संग रहोगे, कोहैबिटेट करोगे, रोज एक दूसरे का ब्रेन, आपका ब्रेन भी उसको देख रहा है, उसका ब्रेन भी आपको देख रहा है,
तो एक लेवल के बाद वो अट्रैक्शन फेड हो जाएगा। वो जैसे ही अट्रैक्शन फेड हो जाएगा फिर आपको वो पार्टनर अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ये आप जानते नहीं, और वो वन वे डोर है। आपको अगर सपोज अट्रैक्शन फेड हो गया, आपको तो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, अट्रैक्शन फेड हो गया, फिर क्या करोगे? फिर निकल नहीं सकते, फिर प्रोसीडिंग्स और ये चीज़ में आप फंस जाओगे। तो बॉडी के डिज़ायर्स को भी समझो कि आप जब 26-27 में हो, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं आपके अंदर, उसके वजह से वो चीज़ जो लड़की आपको अच्छी लग रही है। लेकिन आप प्रीवियस हिस्ट्री देखो अपने लाइफ का, कोई भी नई चीज़ कितने दिन अच्छी लगती है आपको, तो वैसे ही ये भी हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर कितना हो आप संग रहोगे, मेरे हिसाब से अगर आप रोज संग रह रहे हो, जितना आपका कोहैबिटेशन हो रहा है उसके वजह से 1 से 1.5 साल से ज़्यादा मैक्सिमम अट्रैक्शन टिकेगा ही नहीं। उसके बाद आपको वो पार्टनर के खिलाफ वो अट्रैक्शन होगा ही नहीं, जितनी भी सुंदर क्यों ना हो। हमारा बॉडी का डिज़ायर्स ऐसे ही ऑपरेट करता है, तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है मेरा कि आप दोनों को मैरिज के पहले रहने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, इंडिया में क्या देखिए, लिव इन उतना पॉपुलर है नहीं, और अगर लिव इन आप जब तक नहीं देखिए, मैरिज मतलब क्या, आप मैरिज के पहले एक दूसरे से मिल रहे हो, तो आप एक दूसरे का ओनली अच्छा साइड ही देख रहे हो, और कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, दिन का आधा घंटा 1 घंटा, उस 1 घंटे में वो भी अपना अच्छा पार्ट दिखाएगी और लड़का भी अपना अच्छा पार्ट दिखाएगा। तो यू आर बेसिकली एक्सपीरियंसिंग द बेस्ट साइड ऑफ ईच अदर। अब मैरिज मतलब क्या है, एकदम आप ट्रांजिशन हो जाते हो टू लिविंग टुगेदर, और लिविंग टुगेदर इज अ डिफरेंट बॉल गेम। लड़का और लड़की दोनों बायोलॉजिकली एक डिफरेंट एनिमल्स हैं, दोनों के थॉट प्रोसेस अलग हैं, दोनों के इमोशंस अलग हैं। लड़के को जो चीज़ पसंद है लड़की को वो चीज़ पसंद नहीं है। आपको बाइक चलाना पसंद है, लड़की को बोलते हैं ना, लड़की को दूसरा चीज़ पसंद है। आप दोनों के डिज़ायर्स अच्छे अलग हैं, आप दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं। तो आप दोनों संग पूरा टाइम रहने वाले हो, आपको कुछ करना पसंद है, उसको कुछ और करना पसंद है। तो आप लोग ने ये एक्सपीरियंसेस किए ही नहीं, और ये एक्सपीरियंसेस तब होंगे जब आप दोनों संग रहोगे। इसीलिए मैरिज के पहले इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अरेंज मैरिज इसीलिए एकदम ही फ्लॉट कॉन्सेप्ट है। और लव मैरिज में भी लोग संग तो रहते नहीं है, लव भी क्या, घूमते हैं, मूवीज देखते हैं, ये रहते हैं। आइडियली आप 5 to 6 मंथ्स आप संग रह के देखो कि मतलब संग रहने में जो जो आपको फ्लॉज नज़र आएंगे वो आपको ये मूवीज जाके और गार्डन में घूम के ये सब में नज़र नहीं आएंगे। और आपने संग रहा, फिर आपको रियलिटी नज़र आने लगेगी कि देखिए लड़का लड़की बिल्कुल ही डिफरेंट ह्यूमंस हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक लड़की को जब आप संग रहोगे क्या क्या पसंद है, और सिमिलरली वाइस वर्सा। तो आपको पूरा टाइम ऐसे के संग रहना है। तो आप पहले देख लो, मतलब 6 मंथ्स आप जज कर लो, और मैं बता रहा हूँ 80% आपका भूत उतर जाएगा। क्योंकि एकदम ही डिफरेंट स्पीशीज है हम ऑल टुगेदर। मतलब आपका लाइक्स उसको किसी और चीज़ में पसंद है, आपको किसी और चीज़ में पसंद है, आप दोनों संग आ गए हो, तो कलेश होना ही होना है। 95% ऑफ द टाइम कलेश होना है, क्योंकि दोनों अलग एनिमल्स हैं। वो अट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ एवोल्यूशनरी रीजन, लेकिन बेसिक हैबिटेशन लेवल पे आप संग रह ही नहीं सकते। तो आप अगर मैरिज के पहले आपका मन भी है तो एटलीस्ट ट्राई करो 3 मंथ संग रहने का, रह के देखो, वो आपको पूरा रियलिटी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी आपको लगता है देन गो फॉर इट, लेकिन विदाउट द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग टुगेदर आप घुसो मत। ये तो ऐसे हुआ कि गाड़ी चलाने आती नहीं, आप डायरेक्ट से ट्रक में घुस गए और आपको चाबी पकड़ा दिया, और फिर एक्सपीरियंस करेंगे क्या होता है। और ट्रक चलाना आपने कभी किया नहीं और आप एक्सीडेंट। तो आप पहले एक्सपीरियंस करो, धीरे धीरे चला के देखो कि भाई जम रहा है नहीं जम रहा है, हमारे सोने का टाइम क्या है। सपोज आपको कुछ और खाना पसंद है, उसको कुछ और खाना पसंद है, आप सुबह 6 बजे उठते हो, वो 10 बजे उठती है, तो आपका नींद खराब होगा। आपका कितना लाइफ में, मतलब आप सिर्फ एक 2 मिनट का अट्रैक्शन की अपने लाइफ में टर्मोइल ले आओगे। मतलब सपोज आपको 6 बजे उठना पसंद है, आप जिम जाते हो, और उसको रात को सुबह 10 बजे उठना पसंद है, वो रात को 2 बजे सोती है, आप सोते हो 10 बजे। अब आपको पूरा हैबिट चेंज करना पड़ेगा, और आपको ही करना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ, इंडिया में लड़के लोग पहले ही सिंप होते हैं, वो वही करते हैं, पूरा जीवन आपका निकल जाएगा, आप अपने अच्छे अच्छे चीज़ें ड्रॉप कर दोगे। इसीलिए ये सब चीज़ें देखो, और उसके बाद डिसाइड करो कि मेरा जो लाइफ का 90% अच्छी चीज़ क्या मैं ड्रॉप करूँ इस पल भर के अट्रैक्शन के लिए। तो ये चीज़ भी डेफिनेटली देख लो। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि यू विल चेंज विद टाइम। अभी जैसे आप 26-27 में मैरिज किए, अब आपको बोला है आपका यही पार्टनर है टिल 70 तक।
आप अपने से ही पूछो ना, आपको कोई चीज़ जब 5 साल पहले पसंद थी, आज पसंद है क्या? नहीं पसंद है ना। आपको बचपन में बारबी आप खिलौनों के संग खेलते थे, आज आपको खिलौना दूंगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो जो चीज़ 26-27 में मुझे अच्छी लग रही है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि 37 में जब मैं मैच्योर हो जाऊंगा, जब मैं थोड़ा और ग्रोन अप हो जाऊंगा, तो मुझे वो नहीं अच्छी लगेगी। ऑब्वियस है ना। आज आपको 17 में जो चीज़ अच्छी लगती थी 27 में अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती है। तो सेम मैथ्स विल वर्क आउट। 37 में जब आप मच्योर हो जाओगे, आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस थोड़ा ज़्यादा आ जाएंगे, आप बोलोगे यार ये लड़की नहीं अच्छी लग रही, अब और बेटर कुछ चाहिए। तो क्या करोगे फिर आप? तो यही प्रॉब्लम है कि मतलब लड़का लड़की दोनों मच्योर होते हैं, दोनों का विथ टाइम विथ एक्सपीरियंसेस लाइफ का जो देखने का नज़रिया चेंज होता है। तो वॉट एवर यू विल फाइंड एट 34-35, मतलब 26-27 में जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा था, हाई चांसेस है 34-35 में वो चीज़ अच्छी नहीं लगे। तो आपको बोल रहा है कि ये कमिटमेंट आपको 70 तक निभानी है। तो आप देख लो, आप मतलब अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो, तो आगे जाके कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये मेरा 5th पॉइंट है। 6th पॉइंट है कि मतलब लड़कों के लिए कितना एसेट एट रिस्क है इन मैरिज। सपोज आपने मैरिज 27 में की, आपने मेहनत करी, मेहनत करके 41-42 तक पैसा वैसा बनाया, बहुत हार्ड वर्क करा, हटाक से आपका डिवोर्स हुआ, आपका 50% गॉन। आप सह पाओगे ये चीज़? तो इसका हाई, अभी सिंस डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रही है। पहले के टाइम चलो ये फैक्टर था ही नहीं, जैसा भी था लोग संग रहते थे, तो ये रिस्क तो नहीं था पहले के टाइम में। अब तो ये रिस्क भी है, लॉयल्टी भी गारंटीड नहीं है। तो आप सोच के चलो कि मतलब मैं जो 15 साल कमाऊंगा, आप देखो ना जितने भी बड़े बिजनेसमैन लोगों का 46-47 में डिवोर्स होता है, उनका आधा पैसा चला जाता है। वो तो चलो आधा, वो तो बड़े बिजनेसमैन, उनको फर्क नहीं पड़ता। आप तो उतने बड़े नहीं हो, आपका रातों रात अगर ये पैसा चला जाएगा तो क्या करोगे आप तो फंस जाओगे एकदम। तो इतना हाई स्टेक, मतलब आप मैरिज में एग्रीमेंट जिस दिन आप साइन कर रहे हो ना मैरिज, अब ऐसा देखो कि आप लिख रहे हो फ्रॉम हेयर इन वॉट एवर आई विल अर्न, हाफ इज उसका है, मतलब ऑपोजिट पार्टनर का है। तो जब मैरिज किसी से करो तो सबकॉन्शियस में एक क्वेश्चन पूछो कि मैं अब तो कमा रहा हूँ चलो 1 लाख रुपए, लेकिन 40 में मैं कमाऊंगा सपोज 20-25 लाख रुपए, तो मेरा जो जितना भी नेटवर्थ होगा ये तो गया आधा। किस चीज़ ले? और मैं 27 तक 40 मैं तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, मेरे को इन रिटर्न में मिला क्या? इन रिटर्न में मुझे बस वो 2 मिनट का थोड़ा बहुत प्लेजर मिला, उसके लिए मैंने इतना प्रोवाइड किया और आधा चला भी गया मेरा झटके से। और आजकल आप डिवोर्स प्रोसीडिंग्स देखोगे तो मैंने डिमांड्स ऐसे हो जाते हैं, लड़की के फैमिली वाले भी आ जाते हैं कि आधा हमको दो, गाड़ी दो, ये दो, फलाना दो। एक एक साल डिवोर्स में तो एक्सटॉर्शन हो रहा है। एक तो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद जब छोड़ रहे हो तो वो प्रोवाइड का तो गया ही गया, वो प्रोवाइड का तो भी कट ऑफ होना चाहिए ना। सपोज कोई मैरिज 10 साल चली, 10 साल तो मैंने उसको प्रोवाइड किया, उसके फैमिली को प्रोवाइड किया, वो एडजस्टमेंट तो होगा नहीं। 37 में भी अगर आपका मैरिज हुआ तो आपको अपना 60 जितना भी आपने बनाया है 50% देना पड़ेगा। प्लस जिस बच्चे के लिए आप बोले थे मेरा बुढ़ापे का सहारा होगा, वो चाइल्ड कस्टडी भी आपको नहीं मिलने वाली। बहुत सम जमा मैं देखता हूँ डिवोर्स हो गया, बच्चे का भी नहीं मिला और लड़की ने दूसरी शादी कर ली और वो बच्चा बड़ा होगा उसको बाप बोलेगा। पर आपने उसको पाला पोसा, 10 साल प्रोवाइड किया, आपसे ही पैसा ले गई, लेकर दूसरे जगह सेट हो गई। ये क्या, ये अभी ऐसा सड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन में आप घुस रहे हो जस्ट फॉर कि भाई मेरे को कोई पार्टनर मिल जाए, ये मिल जाए, फलाना ढिमकाना। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, मतलब 2 मिनट के डिजायर्स के लिए आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। आप कुछ भी करो, मैं तो बोलता हूँ पार्टनर ऑपोजिट होना जरूरी है, पर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट मत साइन करो अभी के टाइम में, क्योंकि आप वहाँ साइन कर रहे हो कि जो भी मैं कमाऊंगा टिल 60 ये मेरा गया और ये जाएगा। आप जितना भी बोले ना ट्रस्ट के नाम कर दूं, ये नाम कर दूं, आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स लोगों का देखो, करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं उनको, तो आप कौन से खेत के मूली हो? उनके पास लॉयर्स की कमी है क्या? वो जब नहीं बच पा रहा है तो आप कैसे बचोगे? तो ये भी एक रिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, अभी लॉयल्टी गारंटीड ही नहीं है। आप कितना देख रहे हो इंस्टाग्राम में चीटिंग्स हो रही है, इनफिडिलिटी हो रही है। पहले क्या होता था, मैरिज में एक गारंटीड होता था कि
पार्टनर फॉर लाइफ होगा, क्योंकि देखिए पहले क्या था, एक्सेस नहीं था, हस्बैंड वाइफ दोनों संग रहते थे, हस्बैंड के पास भी ज़्यादा फीमेल पार्टनर का एक्सेस नहीं था, फीमेल के पास भी ज़्यादा मेल पार्टनर का एक्सेस नहीं था, और सोसाइटी क्लोज था, और डिवोर्स बहुत बड़ा टैबू था। अब क्या हो गया, विद टाइम आप चेंज करोगे, आप जा रहे हो ऑफिस में, आपकी वाइफ भी जा रही है ऑफिस में, आप अलग अलग जगह जा रहे हो, वो भी अलग, कल किसका किधर क्या हो जाए डिज़ायर, ठीक है, तो लॉयल्टी तो गारंटीड है ही नहीं। आप कैसे मान सकते हो कि 40 ईयर्स तक आप दोनों लॉयल रहोगे? ये क्या, ये मतलब अभी के सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में आपको लगता है 43 ईयर्स 50 ईयर्स लॉयल्टी चलेगा? अपने से ही पूछो, नहीं चलेगा। आपका भी हाई प्रोबेबिलिटी है ब्रेक करने का, उसका भी हाई प्रोबेबिलिटी है ब्रेक करने का, और जहाँ भी ये भी टूटेगा, एक तो हार्ट ब्रोकन होगा कि आपने इतना इन्वेस्ट किया और नहीं चला, प्लस आपका आधा पैसा भी जाएगा। तो लॉयल्टी भी अभी अभी के टाइम में गारंटीड नहीं है। तो मैरिज में मैं देखता हूँ अभी के टाइम में, हमारे पापा लोगों के टाइम में वैल्यू ज़्यादा था, रिस्क कम था। वैल्यू मतलब क्या कि एटलीस्ट मालूम था वाइफ एक्सक्लूसिव है, कहीं नहीं जाएगी, लॉयल्टी गारंटीड है, प्लस वाइफ लोगों खर्चे इतने कम थे, पापा लोगों ने इतना उनको करना नहीं पड़ता था, कम में ही चल जाता था, एक्सपेक्टेशन कम था, हमारे भी एक्सपेक्टेशन एज ए चिल्ड्रन बहुत कम थे। इतने हाई फाई मोबाइल तो हमको कितना 24-25 में तो मोबाइल मिला अच्छा खासा, तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम था, तो मैरिज का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पहले के टाइम में अच्छा था, इसीलिए वो लोग बोलते हैं मैरिज करो। आप बड़े बुजुर्ग क्यों बोलते हैं मैरिज करो? क्योंकि उनका मैरिज ठीक चला है, उनका रिस्क रिवॉर्ड सही था, दोनों ने संग लाइफ काटा, अब एंड में चले जाएंगे, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उल्टा हो गया है। आप ऐसा चीज़ सोचो ना, जो मोबाइल आप पहले यूज़ करते थे आज से 20 साल पहले, अभी वो मोबाइल तो यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया सॉफ्टवेयर आ गया, तो मोबाइल आपने चेंज कर लिया ना। तो मैरिज भी हमारे बुजुर्गों के टाइम का प्रोडक्ट है, वो मॉडल उस टाइम चलता था, वो उस टाइम के लिए ठीक था। अभी के टाइम में ये मोनोगैमस मैरिज का रिस्क रिवॉर्ड, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड जीरो है। रिवॉर्ड बस आपको वो कंपेनियनशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट आपका जीवन, आप टाइम एनर्जी एफर्ट सिर्फ दिए जा रहे हो जस्ट समाज का वैलिडेशन लेने के लिए कि लड़का सेटल हो गया, लड़की सेटल हो गई है, और आप किए जा रहे हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है इतना, इकोनॉमिक प्रेशर इतना है, इनफिडिलिटी रेट्स हाई हो गई है, जब डिवोर्सेस बढ़ गए हैं, जब होगा तो 50% आपका चला जाएगा। ये हो गया रिस्क। रिवॉर्ड क्या है? आपको थोड़ा बॉडीली प्लेजर्स मिलेगा, आपको लग रहा है कि आपको कंपेनियनशिप मिलेगा, लेकिन मैंने बताया वो अट्रैक्शन विल ऑल्सो फेड ओवर टाइम। वो भी एक लेवल पे जब बच्चा हो जाएगा, उसके बाद आपको उस पार्टनर से अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो अप टू मतलब रिस्क देख लो, रिवॉर्ड देख लो, उसके बाद डिसाइड करो। और एक मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लड़के हो तो आप एक चीज़ समझो, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। सेक्सुअल मार्केट वैल्यू जो आप 26-27 में शादी करते हो ना, एकदम रॉन्ग है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लड़का जितना एज करता है ना, उसके स्किल्स बढ़ते हैं, वो उतना पैसा बनाता है। तो समाज में देखो, समाज एक बाजार है, समाज में लड़के की इज्जत उतनी है जितना वो पैसा बना रहा है, ठीक है। तो लड़का काला भी हो, लेकिन 40 में अगर अच्छा पैसा है ना, उसको एक्सेस टू गर्ल्स हमेशा रहेगा। तो ये स्कैरसिटी माइंडसेट रखो ही नहीं, आप सिर्फ पैसा बनाने पे फोकस करो, अपना हेल्थ ठीक रखो, आपको हमेशा लड़की मिलती रहेगी। 26-27 में आपका मार्केट वैल्यू बहुत कम है, आपके पास पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आपको कचरा माल ही मिलेगा, ठीक है। आपको जो भी मिल रहा है, आपके पापा का जो अगर नेटवर्थ है उसके भरोसे मिल रहा है, आपके भरोसे कुछ जीरो मिल रहा है। तो आप अपना सेल्फ वर्थ बिल्ड करो। जैसे जैसे आपका स्किल्स बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका सेक्सुअल मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, अपना पर्सनालिटी ठीक रखो, मोटे काले भद्दे मत हो जाओ, ग्रूमिंग करो, तो आपका एक्सेस टू गर्ल्स हमेशा रहेगा। तो मैरिज को ऐसा मत सोचो कि मैं अभी नहीं किया तो मेरे को आगे लड़की नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। और लड़कियों के लिए देखो बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करता है। लड़कियों का सेक्सुअल मार्केट वैल्यू क्या है? ब्यूटी है। समाज में उनका इज्जत है जितनी वो खूबसूरत होगी, तो उसकी खूबसूरती तो डिग्रेड हो रही है, उसकी खूबसूरती मैक्सिमम 35 तक पीक हो जाएगी, उसके बाद वो खूबसूरत दिखेगी नहीं। उसके लिए है कि जल्दी शादी करना, आपके लिए नहीं है जल्दी शादी करना। अगर आप लड़के हो या लड़की जो भी देख रहे हो, आप समझो लड़की को जल्दी शादी करनी चाहिए। लड़कियां आजकल मिस्टेक करती है जो 32-33 तक वेट करती है,
समाज को मतलब ही नहीं आप करियर में करोड़ रुपया बना रहे हो एज अ लड़की, समाज को मतलब है आप खूबसूरत कितने हो। आपको अगर मैरिज से कुछ भी लेवरेज लेना है एज अ लड़की तो आपको जल्दी घुसना चाहिए। और लड़के को अगर, लड़के के लिए बिल्कुल ही ऑपोजिट है, मतलब लड़का जितना ग्रो करेगा उसका समाज में उतना इज्जत बढ़ेगा, उसके बाद एक्सेस उतना बढ़ेगा। लड़की जितना ग्रो करेगी उसकी खूबसूरती उतनी गिरेगी, उसके ऑप्शंस कम हो जाएंगे। और अभी आप उल्टा होता है, लड़कियां लेट कर देती है शादी और लड़के जल्दी करते हैं शादी। तो लड़कियां देखो 30 में शादी करती है जब उसका मार्केट वैल्यू एकदम ही गिर चुका है, और लड़के जब 30 में शादी करते हैं उसका मतलब जब अभी स्टार्ट हुआ है ग्रो करना। तो मतलब एकदम ही अब लड़के के लिए रॉन्ग है जल्दी शादी करना और लड़की के लिए एकदम ही रॉन्ग है लेट शादी करना। तो इंटरसेक्शन है बेसिकली ऐसा। तो आप अगर लड़के हो तो आपको तो जल्दी शादी करनी ही नहीं चाहिए। आप अपना पैसा बनाओ, हेल्थ बनाओ, फिजिक ठीक रखो। हमेशा आप देखो ना 70 ईयर्स लोग भी, इन्फ्लुएंशियल लोग यंग लड़की लेके घूमते रहते हैं, उनको हमेशा मिलती रहेगी। तो वो क्योंकि अबंडेंस माइंडसेट वाले हैं। आप रहोगे कि नहीं यही लड़की मिल रही है, पहले 25-26 में जो अट्रैक्शन हुआ, अरे यही मेरी पार्टनर ऑफ लाइफ है, शादी कर लिया, फंस गए। ठीक है। और मतलब आप अपना मार्केट वैल्यू बिल्ड करो, अपना पैसा बनाओ, स्किल्स बनाओ, आपके साथ हमेशा लड़की रहेगी। तो होपफुली आपको समझ में आया कि व्हाट आर द डार्क साइड्स ऑफ मैरिज। मैरिज क्यों लड़कों को जल्दी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को जल्दी करनी चाहिए। लड़कों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स है मैरिज में, डार्क साइड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा हो गया है, आपको लड़की का फैमिली भी देखना पड़ेगा, लॉयल्टी गारंटीड नहीं है, डिवोर्स होगा तो आधा पैसा चला जाएगा। तो कितने रिस्क है, रिवॉर्ड बस थोड़ा बहुत का कंपेनियनशिप है जो आपको लाइफ टाइम मिलते रहेगा अगर आप अपना स्किल्स बिल्ड करते रहते हो। तो मैरिज का रिस्क रिवॉर्ड लड़कों के लिए अभी एकदम ही फेवरेबल नहीं है। ट्राई करो नहीं करने का जल्दी, थोड़ा मैच्योर हो जाओ, थोड़ा पैसा बनाओ, तब करो। कल को गई भी, आधा भी ले गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास स्किल्स है, आप वापस बना लोगे। ठीक है। होपफुली आपको मज़ा आया। अगर आया, क्या अवेयरनेस मिला इस वीडियो से, कमेंट पे लिखो। अगर आपको मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, उसको डेफिनेटली पढ़ लो। उससे आपको और अवेयरनेस पता चलेगा कि सोसाइटी में रिलीजन, मैरिज, पैसा कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हमें स्कूल में नहीं दिखाया जाता। तो ये 5-6 बुक्स पढ़ लो, आपका ब्रेन और थोड़ा खुल जाएगा। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखो, उनसे भी वैल्यू मिला तो चैनल को सपोर्ट करो थ्रू सुपर थैंक्स, या फिर एक डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उससे भी आप वॉलंटरी सपोर्ट कर सकते हो। मैंने एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी लॉन्च करी है, वहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा हर सैटरडे को। टाइम डिसाइड कर रहा हूँ, थोड़े मेंबर्स और बढ़ने दो। वहाँ पे हम लोग और 1-to-1 बात करेंगे और पर्सनलाइज केसेस ओनली फॉर दोज मेंबर्स लेंगे। मैं और एक्सपर्ट्स को लाने का कोशिश करूँगा ताकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी आप देख सको। तो वो कम्युनिटी को ग्रो करो। वहाँ पे मुझे ज़्यादा मेंबर्स नहीं चाहिए, सिलेक्टेड मेंबर्स ही चाहिए जो आए, मिले, मैं भी वहाँ ग्रो कर सकूँ, वो कम्युनिटी भी वहाँ ग्रो कर सके। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।